हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर 109। इससे पहले ऑलरेडी हमने 108 सेट करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर इन सभी का PDF फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का सेशन। आज का सेशन शुरू करने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि सेट नंबर 108 का जो हमने वीडियो अपलोड किया था, उस वीडियो के नीचे कमेंट में एक मैसेज छोड़ा गया था। मैसेज ये था कि सर क्वेश्चन नंबर 5 का 1 से अधिक होगा, डी होगा, NCERT में जो दिया है वही माना जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आखिर वो इशू क्या था। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था। ये था मेरा पिछला 108वां सेट और इसका था क्वेश्चन नंबर 5 में इशू। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या इशू है। इसी क्वेश्चन के नीचे इसी क्वेश्चन के बारे में कमेंट किया गया है कि सर क्वेश्चन नंबर 5 का 1 से अधिक होगा, डी होगा, NCERT में जो दिया है वही माना जाएगा। ठीक है, शशि कपूर जी का इनका शायद मैसेज है। तो चलिए देखते हैं आखिर क्या इशू है इसमें। चलिए रिव्यू कर लेते हैं फिर से। पूछा गया कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो हम आते हैं नीचे से, ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। क्या दिया हुआ है, भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 3.5% है। ये कथन आपके हिसाब से भी और मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 2.4% है। ठीक, तो इसमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, ये तो 110% गलत है। बी ऑप्शन में देखिए दे रखा है कि भारत के भूमि का क्षेत्रफल 32.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ये भी कथन गलत है, 110%। क्यों गलत है, क्योंकि अगर मिलियन वर्ग में पूछा है तो 3.28 मिलियन वर्ग होगा। कितना होगा, 3.28 मिलियन वर्ग होगा। 32,87,263 में आप जब 10 लाख से डिवाइड करेंगे तो वो निकल करके आएगा 3.28 मिलियन। ठीक है, यहाँ कितना दे रखा है, 32.8 दे रखा है, तो ये भी कथन गलत हुआ ना। तो इस अकॉर्डिंग तो डी तो कभी नहीं होगा। होगा क्या, आप लोग कमेंट करके खुद बता सकते हैं क्या डी हो सकता है, कभी भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब ए ऑप्शन पर चलते हैं। देखिए मेन जो रीजन है इस चैप्टर इस क्वेश्चन में यही है। ए नंबर दिया हुआ है कि भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। ये पुरानी डेटा के अकॉर्डिंग सही है। ठीक है, लेकिन नया डेटा जो जारी किया गया है, ऑफिशियल जो डेटा है, उस अकॉर्डिंग अब देखेंगे तो भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई 11,9881 किलोमीटर है। ठीक है, जो 2024 में जो रिकॉर्ड की गई हैं उस डेटा के जो अनुसार आप कहेंगे कि भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई 11,098.81 किलोमीटर है। ठीक है, तो अब NCERT में जो भी दे रखा है, ठीक है, लेकिन अब नया डेटा तो जो जारी हुआ है, हम लोग तो अपडेट रहना है हम लोग को। ऐसा थोड़ी बोलता है BPSC कि आप लोग को NCERT से ही अपडेट रहना है, जो क्वेश्चन में लिखा रहेगा वही उसी को सही माना जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको अपडेट रहना है। और दूसरा चीज़ कि जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा। अब इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा, अगर पूछा भी गया तो पूछा जाएगा कुछ इस तरीके से कि नए डेटा के अनुसार, है ना, नए जो डेटा जारी की गई हैं उसके अनुसार भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन मेंशन किया हुआ रहेगा कि नया डेटा बताना है या पुराना डेटा बताना है। या ऐसा पूछा जा सकता है कि 2024 में जो जारी की गई है समुद्र तट की कुल लंबाई, उसकी अभी लंबाई कितनी हो गई है, बढ़ के कितना हो गई है, या 7,516.6 से बढ़ के कितनी हो गई है। कुछ ना कुछ आपको मेंशन किया जाएगा, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी भी देखिए ना, अभी देखेंगे कि NCERT बुक में ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी, उसमें अभी भी क्या मेंशन किया हुआ है कि ये एक संयुक्त कंपनी है। लेकिन आप देखेंगे कि ये अभी फिलहाल में कई सालों से इसे महारत्न का दर्जा प्राप्त हो चुका है। और ये महारत्न किसको प्राप्त होता है, जो सार्वजनिक कंपनी होती हैं। ठीक है, तो सार्वजनिक कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड। लेकिन आप देखेंगे कभी भी क्लास 10th के बुक में ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी को संयुक्त कंपनी बताती हैं। अब बताइए एग्जाम में आएंगे तो अब क्या करेंगे। एग्जाम में अगर आता है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी कैसी कंपनी है, संयुक्त है, सार्वजनिक है ना, या फिर प्राइवेट है, निजी है, सहकारी है, तो क्या करेंगे आप, किसको मानेंगे सही। तो आपको अपडेट रहना है पहला तो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का जो भी है वो शायद कुछ कन्फ्यूजन निकला होगा। आखिर आप लोग भी बाकी कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। मेरे अकॉर्डिंग
ई ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर आप फिर भी कहते हैं कि एनसीईआरटी हम सही मान रहे हैं तो ए ऑप्शन मान के चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं लिखा गया कि 2024 में जो डेटा आई है उसके अनुसार। ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आपको अब मान के चलना है कि भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई 11,098.81 किलोमीटर ही है। ठीक है, जो नया डेटा है ऑफिशियल जारी हुआ है। ठीक, चलिए तो फिर अब देखते हैं हम लोग आज का सेशन सेट नंबर 109। तो आज का पहला सवाल है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक, तो सबसे पहला वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चंस को पढ़िए और खुद सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा। अब चाहे तो कमेंट भी कर सकते हैं, अदरवाइज खुद सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं इसको सबसे पहले एक एक करके उसको डिटेल समझते चलते हैं। तो पहला दे रखा है यहाँ पे कि भारत विश्व का छठा बड़ा देश है। ये कथन क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। ठीक, ये कथन गलत हो गया। बी कथन देखिए दे रखा है, भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो ये भी कथन क्या है? गलत है। क्यों गलत है? सोचिए जरा। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना से कितना है? अब मोटा मोटी मान के चलेंगे कि 6 डिग्री से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? 37 डिग्री तक। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री से शुरू होकर के 37 डिग्री तक है। ठीक है, अब ऐसे ले लीजिए, यहाँ पे 6 डिग्री और ऊपर चलते हैं 37 डिग्री तक, और इसका नीचे में मान लेते हैं या नहीं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये है 0 डिग्री विषुवत रेखा, इसको मान लीजिए। तो इसके ठीक ऊपर कितना ऊपर? 23 डिग्री ऊपर, 23 डिग्री ऊपर और 23 डिग्री नीचे। ये क्या है? ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का हिस्सा है। 0 डिग्री से ऊपर 27 डिग्री और 0 डिग्री से नीचे 27 डिग्री का जो बीच का जो क्षेत्र होता है ना, वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। अब देखिए 23 डिग्री से ऊपर चला गया है क्या? भारत की स्थिति ऊपर भी है, तो भारत कह सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी है, और इसके अलावा देखेंगे 27 डिग्री से ऊपर भी है ना। तो हम कह सकते हैं कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री से लेकर 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार आप देखेंगे तो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि बी ऑप्शन गलत होगा। आई बात समझ में? चलिए अगला देखते हैं, सी नंबर। कह रहा है कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, ये कथन यहाँ पर सही है। पूछा है कौन सा सही है, तो सही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे, सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। ठीक, चलिए अगला सवाल है आपके लिए, भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय किस राज्य में होता है? आसान सा सवाल है। भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय किस राज्य में होता है? ऑप्शन है गुजरात, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, उपर्युक्त में से एक अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो जिस तरीके से आप देखेंगे कि ये पृथ्वी है मान लेते हैं, और ये हमारा सूर्य है। ठीक है, तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है पृथ्वी, और पृथ्वी कैसे घूमती है? घूमती है पश्चिम से पूरब की तरफ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले जो पूरब में जो राज्य होगा वहाँ पे सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलेंगी। जाहिर सी बात है कि पृथ्वी कैसे घूमती है? पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब की तरफ। ठीक है, तो पूरब की तरफ जो राज्य होगा, जो पूर्वोत्तर राज्य होगा, सबसे पूरब में जो होगा वहाँ पे सूर्य की किरणें सबसे पहले पहुँचेंगी। तो दिए गए विकल्पों में से कोई ऐसा नहीं है जहाँ पे सूर्य की किरणें सबसे पहले पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में गुजरात सबसे ये पश्चिमी राज्य है, मिजोरम भी नहीं होगा, और अरुणाचल प्रदेश, माफ़ कीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश तो ये सबसे पूर्वी राज्य है, तो सबसे पहले सूर्य की किरणें कहाँ देखने को मिलेगी? सी ऑप्शन में, अर्थात अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे कि सबसे ये पूर्वोत्तर राज्य सबसे पूरब में स्थित है। तो भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय किस राज्य में दिखता है? अरुणाचल प्रदेश में। और इसका देखें सबसे आखिरी छोर, और इसका देखेंगे अरुणाचल प्रदेश का आखिरी छोर के बीच का लगभग देखेंगे इनके बीच में 2 घंटे का अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपके लिए। थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर हो गया है, थोड़ा सा रुकिएगा। चलिए अब सही है। सवाल क्या है? भारत विस्तृत है, अर्थात भारत फैला हुआ है कितना से कितना के बीच में? वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हमने एक ट्रिक बता रखा था। क्या ट्रिक था? याद कीजिए फिर से।
ट्रिक ये था, लिखना था सबसे पहले 8 7 8 7, ठीक है। और इसके बाद इधर से लिखना था 3 का टेबल, 3 6 और ये 9, ठीक है। और 8 के आगे लिखना था 4 और यहाँ पे लिखना था 97 के आगे 25, ठीक है। और 7 से 1 कम कर दीजिए और 68 से भी 1 कम, 8 से कम कर दीजिए 7। तो ये हो गया आपका 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट। ऊपर वाला जो देख रहे हैं ये अक्षांशीय विस्तार है और नीचे वाला जो देख रहे हैं वो क्या है, ये देशांतरीय विस्तार है, ठीक है। तो भारत किसके बीच में है, देखिए जरा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 37 डिग्री 6 मिनट, तो देखिए 37 डिग्री 6 मिनट किसी में भी नहीं है ना। और 8 डिग्री 4 मिनट, तो 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ दिख रहा था, लेकिन तब तक यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट की जगह पर 37 डिग्री 7 मिनट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कथन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी गलत हो जाएंगे, अर्थात ई ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। इस तरह के सवाल दे करके कन्फ्यूज किया जा सकता है। और ये वाला ट्रिक आप 1-2 बार अगर यूज कर लेंगे ना मन से, तो आप कभी नहीं भूलेंगे अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, ठीक है। आप 1-2 बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा एग्जाम में जब बैठने से पहले, ठीक। चलिए अगला सवाल है आपके लिए, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है। सवाल है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस से एक से होकर के भी गुजरता है। ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा, ये राजस्थान से भी होकर गुजरती है, अर्थात ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इसके अलावा और भी ऐसे राज्य हैं जहाँ से गुजरती हैं, जो सिक्किम से गुजरती हैं, लेकिन दिए गए विकल्पों के अनुसार राजस्थान बिल्कुल ही सही होगा। आप इस मैप में देख सकते हैं, ये है आपका, यहाँ पे सिक्किम है और यहाँ पे ये राजस्थान है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या क्या दे रखा था, ऑप्शन में था आपका इधर पंजाब और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश यहाँ पर है जो कभी नहीं जा सकती, और यहाँ पे पंजाब है, ठीक है। तो ये मैप कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब जाके इसका आंसर आप दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश भी ये गुजरता होगा, ऑप्शन में होता तो वो भी सही होता, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उनके मुख्यालयों के नाम के साथ सही मिलान है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उनके मुख्यालयों के नाम के साथ सही मिलान है। पहला ऑप्शन में है उत्तरी रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली है, दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है, दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय कलकत्ता होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। दो ऑप्शन से यहाँ हो गए, कोलकाता नहीं, कोलकाता ऑप्शन में समझा, चेन्नई यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, इसको काट दीजिए, ठीक है। तो बात करें यहाँ पे पहला ऑप्शन के बारे में, दे रखा है उत्तरी रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली, बिल्कुल सही है, ठीक है। वहीं बात करें बी ऑप्शन का, दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है, बिल्कुल सही है, और दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय चेन्नई है, ये भी कथन सही है, अर्थात यहाँ पे डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ठीक है। इसको कैसे याद रख सकते हैं, कुछ इस तरीके से लीजिए, ठीक है। अगर ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है, तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, दिल्ली, ठीक है। अगर ये लेते हैं दक्षिण, तो दक्षिण रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा आपका, कहाँ पे हो जाएगा, चेन्नई। जो 4 बड़े महानगर हैं ना, कुछ यही इसका आंसर भी है। अब चले जाए पूर्वी रेलवे का, ठीक है, पूर्व रेलवे का मुख्यालय, तो पूर्व रेलवे का मुख्यालय कलकत्ता है। वहीं बात करें पश्चिम, तो पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ होगा बताइए, मुंबई। तो कम से कम ये 4 तो आपका आसानी से याद रहेगा, ठीक है, मुंबई। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई, उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली,
पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता और दक्षिण रेलवे का ये मुख्यालय चेन्नई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 4 जोन याद रख सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप चाहें तो इस तरह और भी याद रख सकते हैं। यहाँ पे पश्चिम मध्य रेलवे अगर पूछा जाए, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय तो जबलपुर होगा। ठीक है, उत्तर पश्चिम का मुख्यालय जयपुर में है। उत्तर मध्य का पूछा जाए तो प्रयागराज में है। उत्तर पूर्व का मुख्यालय गोरखपुर में है। पूर्व तट का पूछे तो भुवनेश्वर होगा, और पूर्व मध्य का पूछे तो हाजीपुर होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे हैं, कुल मिला के शायद 16-17 जोन हैं, तो उन सभी का याद करना होगा। लेकिन बेसिक ये 4 जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आसान है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, 4 महानगर। ठीक है, चलिए, इसका नहीं होगा तो हम एक लिस्ट होगा, जितने भी होगा जोन होगा ना, उसका एक ट्रिक बना करके हम आप लोग को टेलीग्राम पे डाल देंगे उसका। ठीक है, अच्छा, एक और कमेंट था पिछला सेट में कि सर आप PDF टाइम नहीं डालते हैं। हम प्रॉपर डाल रहे हैं। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि प्रॉपर डालते जाए, और डाल भी रहे। लगता है 105 या 6 तक हमने डाल दिया है, तो 7, 8 शायद 2 ही सेट का हमने अभी तक अपलोड नहीं किया है। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। संडे को पूरे तरीके से जो छूटा बड़ा रहेगा सारा डाल दिया जाएगा। ठीक है, बस आप लोग बने रहिए। चलिए, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है ये आपको बतानी है। पहला दे रखा है मुर्मू गांव पतन गोवा, पारादीप उड़ीसा, मंगलौर कर्नाटक, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अब देखेंगे कि मुर्मू गांव पतन ये गोवा में ही है, बिल्कुल सही है। पारादीप ये उड़ीसा में है, ये भी सही है। और न्यू मंगलौर, ठीक है, या मंगलौर कहें, ये कर्नाटक में, ये भी सही है। अर्थात यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, एक तूतीकोरिन पतन भी याद रखिएगा, ये तमिलनाडु राज्य में है। चलिए, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा के सबसे निकट है? बताना है, निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा के सबसे निकट है? ऑप्शन है झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये ऑप्शन झारखंड। झारखंड राज्य की राजधानी जो कि रांची है, ये कर्क रेखा के सबसे निकट है दिए गए विकल्पों में से। ठीक है, आइए थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं यहाँ से। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, इसका हमने ट्रिक भी बता रखा है, मित्र पर गमछा झाड़ वाला। ठीक है, और झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित एकमात्र भारतीय राजधानी है। हालांकि आप देखेंगे तो गांधीनगर जो कि गुजराती राजधानी है, और भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, जैसी अन्य राजधानियाँ कर्क रेखा के बहुत ही करीब में है, पास में है। कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों से गुजरती है, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, चलिए, अगला सवाल है, स्थानों और वहाँ स्थित उद्योगों के बीच निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही है? पहला दे रखा है भोपाल, यहाँ पे क्या हैवी इलेक्ट्रिकल्स है। विशाखापट्टनम में स्टील इस्पात उद्योग है। और बोईगांव यहाँ पे पेट्रोकेमिकल्स है, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ये सवाल हमने जो BPSC जो 70th जो एग्ज़ाम हुआ था ना, उससे ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिया हुआ ये वाला। ठीक है, तो पहला देखिए, जो भोपाल में हैवी इलेक्ट्रिकल्स है, ये बिल्कुल सही है। विशाखापट्टनम में स्टील इस्पात उद्योग है, ये भी सही है। और बोईगांव में पेट्रोकेमिकल्स है, ये भी सही है। पूछा है कौन सा सही युग्म है, तो ये तीनों सही युग्म है यहाँ पे। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही होगा। चलिए, अगला सवाल है, बाकी जो एक्स्ट्रा फैक्ट दिया हुआ है ना, इससे कोशिश कीजिएगा कि आप लोग PDF में पढ़ लीजिएगा। वैसे कोशिश करते हैं कि लगभग कंप्लीट हम करते चलें। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है? ऑप्शन है कोरबा, सिंगरौली, रानीगंज, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोरबा, सिंगरौली और रानीगंज ये सभी प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक कथन यहाँ पे सही है, कह सकते तीनों कथन सही है। ठीक है, कोरबा कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है कोरबा। छत्तीसगढ़ में। जबकि सिंगरौली कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। रानीगंज कहाँ है? ये है पश्चिम बंगाल में। ठीक है,
और भी है पश्चिम बंगाल में, इसके अलावा याद रख सकते हैं, पश्चिम बंगाल में तो रानीगंज ज़्यादा प्रमुख रूप से देखा जाता है, बट मध्य प्रदेश में याद रख सकते हैं जैसे सोहागपुर है, उमरिया है ना। और झारखंड में आप याद रखिएगा, झारखंड का एक चंद्रपुरा, झरिया और कर्णपुरा, ये तीनों कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा, कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान चीन देश का है, जबकि दूसरा स्थान पर भारत का है। ठीक, अगला सवाल है सुंदरवन का डेल्टा। क्या सवाल है कि सुंदरवन का डेल्टा का कितना % भाग भारत में है? 60%, 40%, 10%, एक से अधिक होगा या फिर ऊपर में से कोई नहीं। तो सुंदरवन का जो डेल्टा है ना, उसका 60% भाग बांग्लादेश में है, जबकि 40% भारत के पास है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। याद रखिएगा, सुंदरवन का डेल्टा जो है ना, इसका 60% भाग बांग्लादेश में है, जबकि 40% भाग भारत में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण साक्षर कहलाने के लिए आवश्यक है? बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण साक्षर कहलाने के लिए आवश्यक है? ऑप्शन है, जिसकी उम्र 7 या इससे अधिक है, जो किसी एक भाषा का अर्थ समझता हो, जो किसी एक भाषा को पढ़ सकता है या लिख सकता है, एक से अधिक होगा या फिर ऊपर में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, भारत में साक्षर कहलाने के लिए वही कह सकते हैं कि उपयुक्त है, या फिर कह सकते हैं साक्षर वही है भारत में जो इसकी उम्र 7 वर्ष या इससे अधिक है और किसी भी एक भाषा को समझता हो, पढ़ सकता हो और लिख सकता हो। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि पहला कथन तो सही दिख रहा है कि जिसकी उम्र 7 वर्ष या इससे अधिक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। जो किसी एक भाषा का अर्थ समझता हो, बिल्कुल सही है। सी में दे रखा है कि जो किसी एक भाषा को पढ़ सकता है या लिख सकता है, ये कथन गलत है। याद रखना है, जो किसी एक भाषा को पढ़ सकता है और लिख भी सकता है। ये चारों कंडीशंस लागू होने चाहिए साक्षर होने के लिए, साक्षर कहलाने के लिए। उम्र 7 या इससे अधिक होना चाहिए, भाषा कोई भी भाषा एक जानता हो, जिसे पढ़ सकता हो और लिख सकता हो, साथ ही साथ समझ सकता हो। ठीक है, तो ए भी सही है, बाकी डी कथन यहाँ पर सही हो जाएगा, एक से अधिक सही है यहाँ पे, सी कथन गलत है। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति केवल पढ़ सकता है लेकिन लिख नहीं सकता, उसे साक्षर नहीं माना जाता। ठीक है, कोई भी एक भाषा हो जिसमें वो लिख सकता हो, पढ़ सकता हो, समझ सकता हो, उसे साक्षर कहेंगे, जिसकी उम्र 7 या 7 से अधिक हो। भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बताना है कि भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है मध्य प्रदेश। भारत में, माफ़ कीजिएगा, मैग्नीज है ना, तो मैग्नीज के लिए हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा है, अर्थात ई ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे कोई विकल्प सही नहीं है। ठीक है, भारत में अगर बात करें शीशे का, तो शीशे का अग्रणी उत्पादक कौन सा है? राजस्थान है। ठीक है, वहीं बात करें तांबा का, तो तांबा के उत्पादन में देखेंगे कि मध्य प्रदेश सबसे आगे है। चलिए अगला सवाल है, भोर घाट दरगाह किसको जोड़ता है? सवाल है, भोर घाट दरगाह किसको जोड़ता है? नासिक और मुंबई को, मुंबई और पुणे को, कोयम्बटूर एवं कोचीन को, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 तरह के दक्षिण भारत में 3 मुख्य घाट हैं। इसके अलावा 1-2 और भी घाट हैं जो इम्पोर्टेंट है, बट हम लोग को 3 घाट जरूरी है जानना। एक तो होगा आपका थाल घाट, दूसरा है आपका भोर घाट, और तीसरा है आपका पाल घाट। ठीक है, इसमें देखेंगे सबसे पहले थाल घाट। थाल घाट जो है ना, ये नासिक और मुंबई को जोड़ता है। थोड़ा सा डेटा हट गया, ठीक है, वापस चाहूँगा, फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले क्या था हमारा? भोर घाट, दूसरा था थाल घाट, और एक था आपका पाल घाट। तो सबसे पहले है भोर घाट, ये नासिक और मुंबई को जोड़ता है।
नासिक और मुंबई को। जबकि थाल घाट, ये माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका, ये नासिक और मुंबई जो है ना, ये थाल घाट को जोड़ता है। ठीक है, नासिक एवं मुंबई थाल घाट को। जबकि भोर घाट को जोड़ता है, कोई किसको जोड़ता है? मुंबई और पुणे को। मुंबई और पुणे को। पाल घाट ये हो जाएगा कोयम्बटूर और कोचीन को जोड़ता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए अब? भोरघाट दरगाह का हो जाएगा मुंबई और पुणे, मुंबई और पुणे। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत सड़कों की लंबाई कितनी थी? बताना है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत सड़कों की लंबाई कितनी थी? 5,846 किलोमीटर, 6,000 किलोमीटर या 4,579 किलोमीटर, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज जो कि 4 जो प्रमुख महानगर थे उनको जोड़ने का काम किया गया था, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को, है ना, जिसमें से अब देखेंगे कि इसके तहत सड़कों की कुल लंबाई थी 5,846 किलोमीटर, अर्थात ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कब आई थी, किस वर्ष आई थी। ठीक है, चलिए कई बार बता चुके हैं हम अपने वीडियो में। अगला सवाल है, राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस कब मनाया जाता है? सवाल है, राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 7 जुलाई, 10 जुलाई, 14 जुलाई, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा इसका 10 जुलाई। राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस 10 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा, राष्ट्रीय मत्स्य के कृषक दिवस डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर के अलीकुनी वैज्ञानिकों की स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है, जबकि यहाँ पर देखेंगे कि 14 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सार्क दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वहीं 7 जुलाई के बारे में बात करें तो कमेंट करके बताइए कि पिछले वीडियो में बताया था कि 7 जुलाई को क्या मनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत के कितने राज्यों की सीमा 2 या 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती हैं? सवाल है, भारत के कितने राज्यों की सीमा 2 या 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती हैं, अर्थात 2 या 2 से अधिक देशों के साथ सीमा लगती हैं। ऑप्शन है 7, 3, 5, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है 4। भारत में 4 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिसकी सीमा 2 या 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय देशों से लगती हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहला लद्दाख को देखिए, है ना, लद्दाख को देखेंगे तो इधर पाकिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान और इधर चीन के साथ लगता है। ठीक है, इस लद्दाख की सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और साथ ही साथ चीन के साथ लगता है। तो एक पहला हो गया आपका लद्दाख। ठीक है, दूसरा राज्य देखेंगे आप सिक्किम को, आइए लेकर देखते हैं। तो सिक्किम देखेंगे कि नेपाल से लग रहा है, भूटान से और चीन से लग रहा है। ठीक है, तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश को लेकर के आइए, तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ देखेंगे इधर चीन से लग रहा है, इधर म्यांमार से लग रहा है। ठीक है, और इधर भूटान से लग रहा है, भूटान, ठीक है, चीन, और इधर देखेंगे तो किससे लग रहा है? ये म्यांमार से लग रहा है। ठीक है, तो कह सकते हैं यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा? अरुणाचल। तीसरा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, शॉर्ट में लिख लेते हैं AP। और एक आप देखेंगे पश्चिम बंगाल को देखिए, तो पश्चिम बंगाल की सीमा एक तो लग रहा है आपका म्यांमार से, दूसरा बांग्लादेश से, और एक किससे लग रहा है? तो आप देखेंगे यहाँ पे, अच्छा म्यांमार से सीमा नहीं लगती, क्षमा चाहूँगा, ये एक लगता है इसका बांग्लादेश के साथ। ठीक है, इस पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश के साथ लग रहा है, भूटान के साथ लग रहा है और नेपाल के साथ लग रहा है ना। यही है ना, ये जो पीला कलर दिख रहा है ये है बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। तो भूटान की सीमा से साझा हो रहा है, नेपाल के साथ हो रहा है और इधर बांग्लादेश के साथ हो रहा है। तो चौथा मिल गया वेस्ट बंगाल।
तो कुल मिला के 4 राज्य ऐसे हैं जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 2 या 2 से अधिक देशों से लगती हैं। ठीक है, वैसे तो देखें सभी का 3-3 लग रहा था कम से कम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके अलावा कोई और भी राज्य होगा तो बताइए कमेंट करके। वैसे यही 4 ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा 2 या 2 से अधिक देशों के साथ सीमा साझा होता है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बताना है सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ऑप्शन है बोकाचू ग्लेशियर, वेरीनाग, रोहतांग दर्रे के पास व्यासकुंड, एक से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर को सोचिए और फिर देखिए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे बोकाचू ग्लेशियर के बारे में, तो याद रखिएगा बोकाचू ग्लेशियर से सिंधु नदी का उद्गम होता है। किसका? सिंधु नदी का। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। वेरीनाग से आप देखेंगे जो कि जम्मू कश्मीर में है, यहाँ से झेलम नदी का उद्गम होता है, ये भी नहीं होगा। रोहतांग दर्रे के पास जो व्यास कुंड है, यहाँ से आप देखेंगे कि रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से व्यास नदी का उद्गम होता है। यहाँ से पकड़ सकते हैं व्यास कुंड, व्यास नदी का उद्गम होता है, तो ये भी नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा फिर? ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप देखेंगे उत्तर भारत में 6 प्रमुख नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इन 6 नदियों का उद्गम स्थल और मुहाना आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद चल रही हैं, उसको लेकर के यहाँ से काफ़ी चीज़ें हैं जो बदल रही हैं, स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदल रही हैं, तो इन सब चीज़ को जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और एक बार अच्छे तरीके से इन सब नदियों के बारे में डिटेल्स पढ़ करके जाइएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर इन 6 नदियों का उद्गम स्थल और मुहाना यहाँ दिया हुआ है, इससे चाहे तो आप लोग PDF में जरूर अच्छे तरीके से देख कर जाइएगा। चलिए अगला सवाल है। अब यहाँ से कुछ सवाल ऐसे होंगे जो कि करंट अफेयर्स से होंगे। पहला सवाल है यहाँ पर कि कोची मेची नदी संपर्क योजना से बिहार के किन जिलों की सिंचाई सुविधा मिलने की संभावना है? सवाल है, कोसी मेची नदी संपर्क योजना से बिहार के किन जिलों की सिंचाई सुविधा मिलने की संभावना है? ऑप्शन है अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, एक से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा इसका डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। कोसी मेची नदी संपर्क योजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम योजना के तहत शामिल किया गया है। इस परियोजना से बिहार के अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिलों को सिंचाई सुविधा मिलने की संभावना है। कोसी मेची नदी संपर्क योजना का अनुमानित जो लागत है वो है 6,282 करोड़ रुपया लगभग। ठीक है, तो अररिया भी इसमें शामिल है, पूर्णिया भी है, किशनगंज भी है, और एक आप याद रखिए कटिहार। इन 4 जिलों को इससे लाभ होने की संभावना है। ठीक, चलिए अगला सवाल है। सोहराय कल किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, सोहराय कला होना चाहिए, तो सोहराय कला किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है यहाँ पे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, एक से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा सोहराय कला ये झारखंड राज्य से संबंधित है, अर्थात बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और इसके अलावा ध्यान रखिएगा पटचित्र और एक है पटुआ। ठीक है, पटचित्र ये उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, पटचित्र एक चित्रकला ही है। ठीक है, जो कि उड़ीसा से जुड़ा हुआ है, जबकि पटुआ ये पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, वेस्ट बंगाल से जुड़ा हुआ ये पटुआ। चलिए अगला सवाल है, पूगा घाटी किस राज्य में स्थित है? बताना है पूगा घाटी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, एक से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा पूगा घाटी ये लद्दाख में स्थित है। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि क्या यहाँ पर कुछ घटना घटी है अभी हाल में। पूगा घाटी लद्दाख में स्थित है। भारत में पूगा घाटी स्थान से जीवन की उत्पत्ति के रहस्य को समझने में मदद मिली है। पूगा घाटी की खोज बीरबल साहनी पूरा विज्ञान संस्था के वैज्ञानिकों द्वारा की गई है। पूगा घाटी में ट्रेवट्रीन कैल्शियम कार्बोनेट रासायनिक जमाव का अध्ययन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा में तो हम लोग को सिर्फ इतना जानना है
उतना हाई लेवल का एग्जाम में हम लोग को नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ बस आपको याद रख लेना है कि पुआ घाटी कहाँ है, किस राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए, क्योंकि चर्चा में है तो सवाल पूछा जा सकता है। चलिए, अगला सवाल है कि बिहार का कौन सा लोक नृत्य बहुत प्रसिद्ध है। ऑप्शन है बिहू, झुमरी, छऊ, एक से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, बिहार का झुमरी लोक नृत्य ये बहुत प्रसिद्ध है, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। इसके अलावा क्या जानकारी रखनी है, भारतीय राज्य बिहार में सबसे प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है झुमरी नृत्य। छऊ नृत्य के बारे में बात करें तो ये मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्रों में त्योहारों के दौरान किया जाता है, विशेष रूप से चैत्र पर्व के वसंत त्यौहार के दौरान, और जिसमें पूरा समुदाय इसमें भाग लेता है। वहीं बात करें बिहू नृत्य के बारे में, ये भारतीय राज्य असम का एक स्थानीय लोक नृत्य है जो बिहू उत्सव से संबंधित है और असमिया संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक, तो ये था आज का 20 प्रश्न। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी कोई प्रश्न में अगर कोई आपको कन्फ्यूजन हुआ हो, किसी तरह का डाउट रहा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मुझे खुशी मिलती है जब आप लोग अपना कमेंट या अपना रिव्यू देते हैं। ठीक, आप लोग के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, आप लोग एक छोटा सा कमेंट भी करते हैं कि हाँ आपका इस सवाल में इस तरह का प्रॉब्लम था, इसका आंसर ये होगा वो होगा। चाहे आप लोग जो भी कुछ कमेंट करते हैं, सही गलत, मुझे खुशी मिलती है उससे। मुझे लगता है कि हाँ मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करते हैं और पसंद करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं इसी वादे के साथ कि मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।